नरेंद्र मोदी पैसे के बल पर ही, उनकी सोच ऐसी है कि वो सोचते हैं कि सिर्फ पैसे के बल पर ही देश पर राज किया जा सकता है, और वही काम, वही प्रयास उन्होंने किया है। तो उन्होंने क्या किया कि जब 300 लाख करोड़ उन्हें मिला तो विनोद अडानी जैसे चोरों के नाम से जमा करवाकर, वहां सेल्स कंपनियां बनवाकर इनडायरेक्टली, डायरेक्टली अडानी को दिलवाया। और कुछ और चोर उचक्के हैं, उनमें अडानी प्रमुख है, तो अडानी को दिलवाया क्योंकि उनकी कंपनी है, उनका मैनेजर है। तो उस अडानी कंपनी को पैसे आए, वहां से कैसे आए? अब फेक इन्वेस्टमेंट आप जानते हैं, जैसे अडानी का कोई कंपनी है और उसमें वो कंपनी, जैसे बहुत से नाम उभर कर सामने आ रहे हैं, जैसे एक चीनी आदमी का नाम आ रहा है, चिंगलुंग बिंग, जो पता नहीं क्या है, और फिर एक दुबई से किसी का नाम आ रहा है, मॉरिशस से किसी का नाम आ रहा है। तो कहने का मतलब इन लोगों के तो नाम, ऐसे तो रिश्ते है ही हैं, उसको अलग से मैं बताऊंगा, लेकिन उन विनोद अडानी जैसे चोरों के जरिए अडानी की कंपनियों में इन्वेस्ट करवाए गए, मतलब अडानी के शेयर खरीदवाए गए। अब वो शेयर खरीदे तो पैसा अडानी के पास आ गया, ठीक है। पैसा तो काला धन है। अब वो काला धन अडानी के कंपनी में आया, अडानी ने उस पैसे को उठाकर कहां खर्च किया? अडानी ने उस पैसे को उठाकर, मतलब मोदी और अडानी ने मिल करके उस पैसे से क्या किया? उस पैसे से उन्होंने एयरपोर्ट खरीदवाए, एयरलाइंस कंपनियां नहीं खुलवाई, एयरपोर्ट खरीदवाए, पोर्ट खरीदवाए, शिपिंग कंपनियां नहीं खुलवाई, पोर्ट खरीदवाए, ठीक है। ट्रांसपोर्ट कंपनियां नहीं खुलवाई, रोड खरीदवाए, समझ रहे हैं ना। प्रोडक्शन की कंपनियां नहीं खुलवाई, बिजली खरीदवाई, मतलब बिजली, कोयला, की पर्सन, मतलब जिनके जरिए पूरे देश पर, देश के गर्दन को पकड़ा जा सके, पूरे देश को गुलाम बनाया जा सके, ऐसी जगह उन्होंने उस ब्लैक मनी को इन्वेस्ट करवाया। और वही घोटाले अब धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। ये बात मैं बहुत पहले, नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल शुरू होने से पहले भी मैं बता चुका हूं, बहुत बार बता चुका हूं। खास करके अगर मेरे वीडियोस आप देखेंगे जो किसान बिल पर होंगे, उसमें तो हमेशा ही इस विषय पर मैं बोल चुका हूं। तो उसके जरिए नरेंद्र मोदी ने ये सारे इंस्टीट्यूशन और सारी फ्रॉडगिरी भारत में, भारत को खरीदने का, भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को खरीदने का काम करवाया अडानी के नाम से, ठीक है। मैं अपने मैनेजर को आदेश दिया, पैसा वहाँ से आ गया। आया कैसे वो भी मैंने बता दिया कि अब अडानी के शेयर वो खरीद लिए। पैसा तो उनके बाप का है नहीं, पैसा तो नरेंद्र मोदी का है, पैसा आपका और हमारा है। जो काले धन के रूप में विदेशों में था, उसमें से हिस्सेदारी ली और उस पैसे को ला करके यहाँ खरीदारी की, लाया इस ऐसे कि मतलब अडानी के शेयरों को खरीद करके वो पैसा यहाँ आ गया। उस पैसे से यहाँ नरेंद्र मोदी सीमेंट कंपनियां खरीदवाए, पोर्ट खरीदवाए, ट्रेन खरीदवाए, स्टेशन खरीदवाए, रेल नहीं खरीदवाई, रेल नहीं चलवाई, स्टेशन खरीदे। और ये सब नरेंद्र मोदी ने सारा फ्रॉड और सारा सब कुछ नरेंद्र मोदी ने किया और करवाया, उसी पैसे से जो ब्लैक मनी था। यहां से पैसा वहां गया, वहां से पैसा यहां आया, ऐसा कुछ नहीं है। जो ब्लैक मनी यहां से जनरेट होता है वहां जाता है, वो तो अलग बात है, वो एक अलग विषय है। लेकिन पहले से जो पैसा वहां जमा था, जिसके मुद्दे पर 2014 में नरेंद्र मोदी चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री बने थे, वो पैसा नरेंद्र मोदी के हाथ लगा, 50-50 हिस्सेदारी ली, और उसी के जरिए उन्होंने ये इरादा बनाया और काम किया। अब सवाल उठेगा कि आखिर नरेंद्र मोदी ने ऐसा क्यों किया? नरेंद्र मोदी ने पोर्ट क्यों खरीदा?
शिपिंग कंपनियां क्यों नहीं? क्योंकि शिपिंग कंपनियां तो बाप का माल है। अगर पोर्ट उनका है, किसी दिन भी बोल देंगे मेरे पोर्ट पे आना है तो कंपनी मुझे दे दो, ये थोड़ा पैसा रखो, निकलो, नहीं तो हमारे पोर्ट पे ही मत आना, दिखाई मत देना। अब वो आदमी जाएगा कहां? अपनी शिप लेकर के। उसी तरह से एयरपोर्ट वाली बात, नरेंद्र मोदी ने एयरपोर्ट खरीदवाए, जबरदस्ती अडानी को दिए, दिलवाए। दूसरे जो एयरपोर्ट के ऑर्गेनाइज कर रहे थे उन कंपनियों को पर सीबीआई, ईडी, आईटी का छापा मरवा कर, डरा करके, एक्सटॉर्शन करके अडानी को खरीदवा दिया। अब वो इसलिए करवाया क्योंकि सारे इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि जितने भी ट्रांसपोर्टेशन है या जो भी है, अब टाटा एयरलाइंस है या दूसरे और इंडिगो है या दूसरे और भी बहुत सी कंपनियां हैं, वो तो बाप का माल है। तो जिस दिन चाहेंगे उस दिन ले लेंगे, उतरने नहीं देंगे अपने एयरपोर्ट पर, तो क्या कर लेंगे? वो तो कंपनी बेचना ही है। उसी तरह से रोड, अगर रोड उनका है तो आप जाओगे कहां से? टोल टैक्स 100 रुपए में तो 100,000 कर देंगे, 1 लाख रुपया दे करके उनके टोल से कैसे जाओगे आप? रेलवे स्टेशन क्यों खरीदे? रेलवे क्यों नहीं? तो स्टेशन इसलिए खरीदे कि हम रोक देंगे स्टेशन पर, हमारे कोई गाड़ी नहीं आने देंगे, नहीं तो सारी रेलवे विभाग ही हमारा होना चाहिए। कोयला, बिजली, पानी, वो सारे इंफ्रास्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन खरीदवाए अडानी से कि अगर बिजली नहीं दिए तो सारी कंपनियां अपने आप बंद हो जाएंगी। आप एक दिन भी नहीं सरवाइव कर पाओगे। आज की जो आधुनिकता है उस आधुनिकता में आप एक दिन भी सरवाइव नहीं कर पाओगे। तो आप अपने आप गुलामी स्वीकार कर रहे हो, हे मेरे अडानी भैया मेरी जान बख्श दो, बिजली दो, मैं नहीं तो मर जाऊंगा, मैं गुलाम ही आपका गुलाम हूं, जो बोलो करने के लिए तैयार हूं। मतलब मोदी भैया। तो मोदी ने एक ऐसा जाल बिछाया इस देश के चारों तरफ, इस धोखे से, उस ब्लैक मनी के जरिए भारत को इनडायरेक्टली वो गुलाम बनाया, अपना गुलाम बनाया। अब इतना बड़ा फ्रॉड करने के बाद आज नरेंद्र मोदी की क्या हालत होगी आप अंदाजा लगा लीजिए। और यह बात आरएसएस को भी पता है, यह बात भारतीय जनता पार्टी को भी पता है, यह बात देश के अब धीरे धीरे हर आदमी को भी धीरे धीरे पता है। भक्त हैं अंधे तो ना माने वो अलग बात है, लेकिन उन्हें भी पता है। अब नरेंद्र मोदी की का देशद्रोह अगर भारतीय जनता पार्टी भी जान चुका है, आरएसएस भी जान चुका है, तो उनको कैसे आगे प्रधानमंत्री बनाने के बारे में सोचेगा? और सबसे बड़ी बात, जब उस पर दाव लग जाए, आरएसएस पर ही जब खतरा मंडराने लगे, तब क्या करेगा? तो निश्चय ही वो नरेंद्र मोदी से पीछा छुड़ाने की कोशिश करेगा। वही आरएसएस कर रहा है और वही भारतीय जनता पार्टी अब कर रही है। अब यहां समस्या है कि नरेंद्र मोदी इंडिया से लड़े या भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से, फंस गए। अब ये विशेष सत्र और ये सब ड्रामा इसीलिए है। भाई नरेंद्र मोदी के पास ब्रह्मास्त्र तो है, ईवीएम, उसके जरिए वो जीत लेंगे, ठीक है, और वो चुनाव जीत लेंगे। लेकिन अगर प्रधानमंत्री के कैंडिडेट ही वो नहीं रहेंगे तो मान लो नितिन गडकरी को आगे कर दिया गया, मान लो योगी आदित्यनाथ को आगे कर दिया गया, मान लो किसी और को आगे कर दिया गया, ये सारी बात मान लो की कह रहे हैं। आरएसएस तो पूरी तरह से मान चुका है राहुल गांधी को प्रधानमंत्री और समर्थन भी कर रहा है इनडायरेक्टली। ये मैं बहुत पहले बता चुका हूं आपको। तो अब आज लड़ाई नरेंद्र मोदी के सामने जो पाप किए हैं वो सबके सब एक साथ उनके सामने आकर खड़े हो गए हैं। अब नरेंद्र मोदी को अपने आप को बचाने के लिए उन्हें आरएसएस और बीजेपी से लड़ना पड़ रहा है। वो इंडिया से क्या लड़ेंगे और इंडिया को क्या हराएंगे? वो तो अगर ईवीएम बचा गए तो वो जीत गए,
अब अगर ईवीएम बचा रहा तो जीत जाएंगे। उनकी सारी साजिश, सारा प्लान, सब कुछ फेल हो जाएगा अगर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस उनको कैंडिडेट ही नहीं बनाएगी। तो अब वो अपने कैंडिडेटरशिप को बचाने के लिए, अपने लाल किले से छोड़े गए जुमले को साबित करने के लिए वो लड़ रहे हैं। ठीक है, और ये सत्र भी उसी के लिए बुलाया जा रहा है। तो देश के पत्रकारों को बहुत ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। अगर वो हमको सुनते हैं, जानते हैं, देखते हैं तो वो निश्चिंत रहें, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। नरेंद्र मोदी अपनी ख्वाहिश पूरा करने के लिए ये विशेष सत्र बुलाई है। उसमें कोई छोटी मोटी इधर उधर की बातें करेंगे, इससे ज्यादा कुछ करेंगे नहीं। वो तो वैसे भी संसद जाएंगे नहीं, लेकिन इस संसद में तो जरूर जाएंगे, रोज जाके बैठेंगे, क्योंकि उनका ख्वाहिश है। वो लोगों को जवाब देना चाहते हैं जिन्होंने ये कहा था कि नरेंद्र मोदी उस संसद में बैठ नहीं पाएंगे जो नया बनवा रहे हैं, और वो संसद कभी बनेगा भी नहीं, मतलब वो संसद कभी डिक्लेयर भी नहीं होगा। खैर, ये अलग बात है, वो बहुत दूर की बात है, अभी उस पर नहीं जाते हैं। तो नरेंद्र मोदी की लड़ाई आरएसएस और बीजेपी से है। नरेंद्र मोदी का डर अपना कर्म है, धोखाधड़ी है, फ्रॉड है, जो उन्होंने देश से देशद्रोह किया है वो है। और वो पैसा जिसे दबा करके, अडानी को दे करके भारत को खरीदने की कोशिश की, भारत को गुलाम बनाने की कोशिश की, कुछ चोर गुजरातियों के हाथों में भारत को देने की कोशिश की। ये नरेंद्र मोदी का गुनाह अब खुल करके सामने आ गया है। तो निश्चय ही भारतीय जनता पार्टी भी उन्हें नहीं छोड़ेगी, और ना ही आरएसएस। सारे आरएसएस का पूरा आरएसएस गुजरात से नहीं बना है और गुजरात में नहीं बसता है, पूरे देश से आरएसएस है। तो पूरा आरएसएस अगर गुजराती होता तो डेफिनेटली वो नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा हो जाता, उनके पाप में भी शामिल हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं है और ऐसा नहीं होगा। उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व तो सिर्फ गुजरात से नहीं है। अब तो गुजरात में नरेंद्र मोदी ने जो झूठ बोला, जो गुजरात को लूटा, अब गुजराती भी इस बात को समझ गए हैं और नरेंद्र मोदी का साथ छोड़ रहे हैं, क्योंकि लूटकर भी उन्हें कुछ नहीं मिला। नरेंद्र मोदी ने लूटकर कुछ और किया, अपने ही प्रदेश को क्या दिया। इसलिए अब वो भी उनके साथ नहीं है। अब गुजरात के गुजराती, आम गुजराती भी उनके साथ नहीं है। तो 100-200 लाख, 2 लाख या 10-20 हजार चोर जो हैं वो अगर उनका साथ देंगे गुजरात से भी, तो नरेंद्र मोदी कितना उछल पाएंगे और कितना चल पाएंगे। ठीक है, बात आपको एकदम से सीधे सीधे पिक्चराइज कर दिया, आपके सामने रख दिया। अब ये मैं नहीं जानता कि मैं समझाने में, आपको बताने में सक्षम नहीं हूं या आप समझने में, ये तो बात की बात है। लेकिन आप कोशिश कीजिए, सोचिए, समझिए, जो बात कहा है मैंने उनको तर्कों पर कसिए, आपको समझ में आ जाएगा। मेरे दोस्त, तो 18 से 22 सितंबर के बीच अगर कोई बड़ी घटना होगी तो वो होगी इमरजेंसी लागू होगा। कुछ नहीं होगा, चुनाव डिक्लेयर होगा, एक चुनाव, एक देश एक चुनाव का कोई लेके आएंगे, कोई नया कानून बनाएंगे, संविधान खत्म करेंगे। इस तरह के अभी कुछ रिस्क नरेंद्र मोदी नहीं लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं। वो अपनी ख्वाहिश पूरा करने के लिए बैठ रहे हैं और अपनी पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को इम्प्रेस करने के लिए, दबाव में लेने के लिए या धमकी देने के लिए, घुड़की देने के लिए, जो भी है, जो देने के लिए कर रहे हैं, वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। इंडिया से उन्हें इसलिए डर नहीं है क्योंकि ईवीएम उनके साथ है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए मैं समझता हूं कि मैं लोगों से हटकर विचार रखता हूं और आप तक वो बातें पहुंचाता हूं।
अब आपको भी, अगर हमें आप सुनते हैं, आपको भी पता होगा कि मैं जो कहता हूं वही होता है। अब तक तो यही हुआ है, आगे भी इनके बारे में जो भी मैंने खुलासे किए, जैसे पुलवामा के बारे में कहा था, तब मैं अकेला था जब कह रहा था कि नरेंद्र मोदी ने पुलवामा की घटना करवाई, हमारे सैनिकों की लाशों पर खड़े होकर वोट मांगा, कोई नहीं सुनता था। बाद में उनके ही लोग सामने आकर बोलने लगे। खैर, इस तरह की बहुत सी बातें, मैं एक बात के ऊपर नहीं जाता। आज की बात को मैंने जिस तरह से, जो मैं समझता हूं उस तरह से आपके सामने विश्लेषण किया, आपको समझाने की कोशिश की, आपके सामने रखने की कोशिश की। समझना ना समझना या इसको अपनी तरफ, अपने तरीके से कसौटी पर कसना और इसकी सत्यता की जांच करना आपके ऊपर है। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।